काला सागर का तट, नीले आसमान में तैरते बादल, किनारे पर उछलती नरम लहरें और हवा में घुली वो नमी जो किसी जन्नत का एहसास दिलाती है। लेकिन इस सुंदर सतह के नीचे सदियों का दर्द छुपा था। एक ऐसा दर्द जिसे इंसानों ने अपनी ही जरूरतों के लिए जन्म दिया। वो दर्द था कोयला खनन का। तुर्की के उत्तर में ज़ोंगुल्डाक दुनिया की उन दुर्लभ जगहों में से है जहां प्राकृतिक सुंदरता और मानव विनाश एक ही फ्रेम में दिखाई देते हैं। यहाँ सदियों से कोयला निकाला गया और हर बार जब धरती का एक टुकड़ा फाड़ा गया, उसके सीने में नई दरारें पड़ गईं। जंगल गायब हुए, तालाब सूख गए और मिट्टी की संरचना इतनी खराब हो गई कि वैज्ञानिकों ने इसे इकोलॉजिकल डेड जोन कहना शुरू कर दिया। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसकी कल्पना किसी वैज्ञानिक ने भी नहीं की थी। इस बर्बाद जमीन में नया जीवन लेकर आई भैंसें। जब कोई पर्यटक तट पर खड़ा होकर लहरों को देखता है, उसे लगता है कि यहाँ सब कुछ शांत है। लेकिन तट से कुछ किलोमीटर भीतर ही प्रकृति की एक दूसरी दुनिया छिपी है, कीड़ों, पक्षियों, स्तनधारियों और उभयचरों की अनगिनत प्रजातियों से भरी। और इन प्रजातियों में से कई ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं मिलती हैं। इसी जैव विविधता के बीच बसा है ज़ोंगुल्डाक प्रोविंस, जहां वर्षों की कोयला खनन ने धरती को लगभग नष्ट कर दिया था। ये धरती टूट चुकी थी, मिट्टी का संतुलन बिगड़ चुका था और ऐसा लग रहा था मानो ये इलाका फिर कभी हरा नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रकृति के पास अपने चमत्कार होते हैं और उनमें से एक चमत्कार था अनातोलियन वाटर बफेलो। तुर्की में दिखने वाली ये भैंसें आपकी हमारी रोजमर्रा की भैंसों जैसी नहीं होती। ये हैं वाटर बफेलो, जिन्हें स्थानीय लोग एनाटोलियन बफेलो कहते हैं। इनका नाम किसी वैज्ञानिक कारण से नहीं बल्कि इनके भौगोलिक इतिहास से जुड़ा है। ये पानी से गहरा जुड़ाव रखती हैं, क्योंकि अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए इन्हें दिन का बड़ा हिस्सा पानी में बिताना पड़ता है। 2010 तक तुर्की में सिर्फ 85,000 भैंसें बची थी। ये संख्या इतनी कम थी कि वैज्ञानिक डरने लगे कि कहीं ये प्रजाति तुर्की से हमेशा के लिए गायब ना हो जाए। क्यों इतनी गिरावट आई? कारण था इंसान का लालच। तालाबों पर खेती, पानी के सोर्सेस का सूखना और बेतरतीब कृषि ने इन भैंसों का प्राकृतिक आवास नष्ट कर दिया। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि अगर वो प्रकृति से युद्ध करेंगे तो ये क्षेत्र हमेशा के लिए मर जाएगा। तब तुर्की ने एक बड़ा कदम उठाया। भैंसों की पुनर्स्थापना परियोजनाएं शुरू की गईं। बाहर से भैंसें लाई गईं। रिप्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स शुरू हुए। पशुपालकों को इनाम दिए गए ताकि वो भैंसों की देखभाल करें और 10 साल में चमत्कार हुआ। झुंडों की संख्या 200 से बढ़कर 1000 हो गई। तुर्की सरकार आज भी एक भैंस रखने पर चारा, दूध, प्रजनन के लिए आर्थिक सहायता देती है, क्योंकि यहाँ भैंस सिर्फ दूध का सोर्स नहीं बल्कि इकोसिस्टम इंजीनियर हैं। ज़ोंगुल्डाक में पुरानी खानों के गहरे गड्ढे बरसात में भरकर छोटे तालाब बन जाते थे। लंबे समय तक ये जगहें निर्जीव रहीं। ना मछली, ना मेंढक, ना घास, सिर्फ गंदा पानी। लेकिन जैसे ही भैंसें इन पानी से भरे गड्ढों में आईं, कहानी बदलने लगी। उनके भारी शरीर से पानी खलबला उठा। उनकी त्वचा पर चिपके पौधों के बीज गिरने लगे। गोबर से मिट्टी में पोषण भरने लगा और जल्द ही ये निर्जीव गड्ढे जीवन की पहली परत बनने लगे। इसे विज्ञान में कहते हैं सीड डिस्पर्सल प्लस नेचुरल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। भैंसें चलती फिरती इकोसिस्टम मशीन बन गई। जब भैंसें किसी वेटलैंड से गुजरती हैं तो उनके शरीर पर पौधों के बीज चिपक जाते हैं और जब वो कोयला खदानों के पास के गड्ढों तक पहुंचती हैं तो वही बीज नई जिंदगी की शुरुआत कर देते हैं। उनका गोबर कीड़ों, मक्खियों और जलचर जीवों के लिए पहली खाद बनता है। एक अध्ययन में पाया गया कि 12 में से 10 भैंसें मार्च फ्रॉग यानी दलदली मेढक अपने ऊपर लेकर चलती हैं। फायदा दोनों का, मेढक को खाना मिलता है और भैंस को कीड़ों से राहत। इसे कहते हैं कॉमेंसालिज्म, दो प्रजातियों के बीच बिना नुकसान वाला सहजीवन। जहां भैंसें बीज फैलाती हैं, वहीं बीजों में कुछ आक्रामक प्रजातियां भी होती हैं, जैसे तेजी से फैलने वाला सरकड़ा, बड़ा वाटर हाइकिनेट। ये हफ्तों भर में पूरे तालाब को ढक देती हैं और स्थानीय पौधों को मार देती हैं। लेकिन भैंसें यहाँ भी उपयोगी साबित होती हैं, क्योंकि ये रोज 12 किलो तक ताजी घास खा जाती हैं और आक्रामक पौधों के फैलाव को रोकती हैं।
धीरे धीरे जहां एक समय सिर्फ सूखी धरती थी, वहां अब पानी, कीड़े, मेंढक, पौधे और छोटे छोटे दलदली वनस्पति पनपने लगी। भैंसें तालाबों को जोड़ने लगी, प्राकृतिक नहरें बनाती गईं, जिससे मछलियां फैलने लगी। और फिर इस बदलते आवास ने आखिरकार पक्षियों को वापस बुलाया। क्रेन, सफेद सारस और दर्जनों प्रवासी पक्षी इन्हीं भैंसों द्वारा बनाए गए नए वेटलैंड्स में अपना घर बनाने लगे। ये वो बिंदु था जहां वैज्ञानिकों ने माना भैंसें इस क्षेत्र की असली बायो इंजीनियर हैं। जब भैंसों ने कोयला खानों के गड्ढों को छोटे छोटे वेटलैंड्स में बदल दिया, तब वहां जीवन की पहली परत बनी। पौधे, कीड़े, मक्खियां, लार्वा और फिर जलचर। इन छोटी छोटी चीजों ने पूरे क्षेत्र के लिए भोजन श्रृंखला का आधार तैयार किया और यहीं से शुरू हुई पक्षियों की भव्य वापसी। तुर्की और काला सागर का ये क्षेत्र दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण माइग्रेशन कॉरिडोर में से एक है। सफेद सारस यानी व्हाइट स्टॉक हर साल गर्मियों का मौसम यहाँ बिताता है और सर्दियों में अफ्रीका की ओर चला जाता है। जिस जगह पर ये सारस अपना समय बिताता है वो ना पूरी तरह जंगल होता है और ना सिर्फ दलदल, बल्कि एक संतुलित मिश्रण जो भैंसों ने तैयार किया। इस नए वेटलैंड्स में कीड़े, मेंढक और छोटे पौधे भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जो सारस, क्रेन और दूसरी प्रजातियों का प्रमुख भोजन सोर्स है। अगर भैंसें न होती तो इन तालाबों का प्राकृतिक पुनर्जीवन असंभव था। सिर्फ बरसात में पानी भरने वाले गड्ढे बनकर रह जाता। जॉन गुलडाक प्रोविंस का भूगोल कभी एक औद्योगिक बंजर भूमि जैसा लगता था। 19वीं और 20वीं सदी में यहाँ इतना कोयला निकाला गया, ऐसा लगा जैसे हर पहाड़ी की अंदरूनी परतें बाहर दिखाई देने लगी हों। टन के टन मलबा जमा हुआ, नदियों का मार्ग कई जगह बदल गया और मिट्टी की संरचनाएं टुकड़ों में टूट गईं। लेकिन भैंसें इस टूटे हुए भूगोल को धीरे धीरे जोड़ने लगीं। उनके पैरों के बाहरी निशानों से छोटे छोटे जल मार्ग बनते गए। ये प्राकृतिक नहरें तालाबों को जोड़ने का काम करती हैं। परिणाम, मछलियां एक तालाब से दूसरे तक फैलने लगी। उभयचर नए क्षेत्रों में अंडे देने लगे। पौधों के बीज दूर तक जाते रहे और बिखरी हुई भूमि धीरे धीरे एक एकीकृत वेटलैंड इकोसिस्टम में बदलती गई। तुर्की में वो क्षेत्र जहां नदी काला सागर में मिलती है, देश के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण डेल्टा वेटलैंड्स में से एक है। ये डेल्टा लगभग 53,600 एकड़ में फैला हुआ है। बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से तुर्की का ही नहीं, पूरे यूरोप का भी खजाना। इस डेल्टा में मिलते हैं 500 पौधों की प्रजातियां, 33 स्तनधारी प्रजातियां, अनगिनत कीड़े और जल जीव और सबसे महत्वपूर्ण 352 पक्षियों की प्रजातियां। ये जीवंत दुनिया एक ही नायक पर टिकी है, वाटर बफेलो। प्रोफेसर और इकोलॉजिस्ट मानते हैं कि भैंसों की स्थिति सीधे सीधे डेल्टा की सेहत से जुड़ी हुई है। अगर भैंसें गिरती हैं तो पूरा डेल्टा गिर जाएगा। भैंसें मिट्टी को 3 अलग तरीकों से बदलती हैं। पहला, भूमि को जोड़ना। उनके चलते फिरते शरीर नीचे की मिट्टी को हल्की हल्की खरोच देते हैं, जिससे नहर जैसी पगडंडियां बनती हैं। ये नहरें बारिश का पानी इकट्ठा करती हैं और वेटलैंड्स का फैलाव तेज कर देती हैं। दूसरा, प्राकृतिक खाद देना। भैंसें जहां भी जाती हैं गोबर छोड़ती हैं। ये गोबर पौधों के लिए सर्वश्रेष्ठ नेचुरल फर्टिलाइजर हैं। इसी खाद पर पहले कीट आते हैं, फिर मेंढक, फिर पक्षी। ये एक बॉटम अप इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है, सबसे नीचे मिट्टी से शुरू होकर सबसे ऊपर शीर्ष शिकारी तक। और तीसरा, आक्रामक प्रजातियों को रोकना। भैंसें वो घास भी खाती हैं जो स्थानीय पेड़ पौधों को मार देती हैं। उनकी भूख एक नियंत्रण प्रणाली की तरह काम करती है, जिससे सरकंडा और वाटर हाइसिंथ जैसे इन्वेसिव स्पीशीज पूरे वेटलैंड को ढक नहीं पाती। 1900 में इस डेल्टा में लगभग 10,000 भैंसें थीं, लेकिन किसानों ने तालाबों में धान की खेती शुरू कर दी, जिससे जल सोर्सेस का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। भैंसें पानी पर निर्भर होती हैं और पानी की कमी ने इनकी संख्या को सीधा सीधा प्रभावित किया। 1950 से 2000 के बीच इनकी आबादी घटकर 2800 तक रह गई। ये तुर्की की वेटलैंड इकोसिस्टम के लिए सबसे खतरनाक काल था। लेकिन जब तुर्की ने समझा कि बिना भैंसों के वेटलैंड का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो इन्हें वापस लाने का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। 2014 से 2019 के बीच भैंसों की संख्या 3000 से 9900 हो गई।
2019 के बाद हर साल इनकी आबादी में लगभग 70,000 की वृद्धि दर्ज की गई। ये गति अभी भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन दिशा सही है। लेकिन भैंसें हर जगह फायदेमंद नहीं होती। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भैंसों को 19वीं सदी में मांस के लिए लाया गया, लेकिन जब बस्तियां खाली हुईं, भैंसें जंगलों में फैल गईं और स्थानीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगीं। आदिवासी समुदायों के शिकार क्षेत्र नष्ट हुए, पानी की धाराएं बदल गईं, मिट्टी का कटाव बढ़ा, पक्षियों के घोंसले नष्ट हुए, वेटलैंड्स का आकार बिगड़ गया। ऑस्ट्रेलिया में भैंसें एक इन्वेसिव स्पीशीज बन गई। तुर्की में उल्टा दृश्य है। यहाँ भैंसें इंसानों के किए गए नुकसान की भरपाई कर रही हैं। उनकी एक एक चाल भूमि को सुधारती है। उनकी उपस्थिति पूरे वेटलैंड को स्थिर बनाती है। इसे कहते हैं सेम स्पीशीज डिफरेंट इम्पैक्ट, इकोसिस्टम डिफाइंस डेस्टिनी। आज तुर्की समझ चुका है कि भैंसें सिर्फ दूध देने वाला जानवर नहीं, बल्कि भविष्य का सुरक्षा कवच हैं। इसीलिए कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ब्रीडिंग फार्म्स विकसित किए जा रहे हैं, किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है, वेटलैंड्स को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, आक्रामक पौधों की कटाई की जा रही है। क्योंकि अगर भैंसें खत्म हुई तो पूरा वेटलैंड खत्म हो जाएगा, और अगर वेटलैंड खत्म हुआ तो 352 पक्षी प्रजातियां भी लुप्त होने लगेंगी। एनाटोलिया की धरती रात के अंधेरे में धीरे धीरे ठंडी होती है। दलदल के ऊपर हल्की धुंध तैरती है और दूर कहीं भैंसों की धीमी गूंज सुनाई देती है, वो आवाज जो सदियों से तुर्की की मिट्टी ने सुनी है। लेकिन आज ये आवाज पहले से अलग है। पहले ये जंगल की ताकत थी, अब ये जीवित रहने की पुकार बन चुकी है। इस्तांबुल से दूर नहीं, क्यूचुक चैकमे जे लेक और उसके आसपास फैली वेटलैंड्स में भैंसों की आखिरी बड़ी आबादी बसती है। पहले ये इलाका पूरी तरह दलदली था, घास इतनी गहरी कि हवा भी मुश्किल से पार होती। लेकिन शहर बढ़ा, सड़कों ने वेटलैंड्स को काट दिया और इंसानों की बस्तियां उस भूमि में घुस आईं जहां कभी जंगली भैंसें रानी की तरह घूमती थी। आज उनके पास घूमने के लिए बस छोटे छोटे पैच बचे हैं, फिर भी वो उसी गरिमा से आगे बढ़ती हैं जैसे ये धरती अब भी उनकी हो। तुर्की के ग्रामीण इलाकों में भैंस केवल एक जंगली जानवर नहीं, ये परिवार का हिस्सा है। किसान उन्हें मैंडा कहते हैं। इनसे बना मैंडा योगुर्डू यानी बफेलो योगर्ट दुनिया भर में फेमस है, क्योंकि इसका स्वाद भारी, गाढ़ा और नेचुरल है। इसके लिए किसान पानी की सफाई रखते हैं, दलदल को सूखने नहीं देते और भैंसों को खुला चरने का इलाका देते हैं। यही कारण है कि तुर्की का बफेलो ह्यूमन रिश्ता विनाश नहीं, साझेदारी का मॉडल माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में ब्लैक सी क्षेत्र में गर्मी बढ़ी है, बारिश का चक्र बदल गया है और दलदल महीनों तक सूखा रहता है। जंगली भैंस का शरीर पानी पर निर्भर होता है। वो कीचड़ में डूबकर अपना तापमान नियंत्रित करती है, लेकिन जब कीचड़ सूख जाता है तो पूरी प्रजाति परेशान हो जाती है। इस बदलाव ने भैंसों को उन इलाकों तक पहुंचा दिया जहां पहले वो कभी नहीं गई थी, और नए इलाकों में इंसानों से टकराव की संभावना बढ़ जाती है। तुर्की की वाइल्ड लाइफ एजेंसीज ने भैंसों को बचाने के लिए नए संरक्षण क्षेत्र बनाए हैं। कुजिल इरमाक डेल्टा में भैंसों के लिए खास बफर जोन्स तैयार किए गए, जहां ना खेती होगी न निर्माण। WWF ने GPS कॉलर्स लगाकर भैंसों के माइग्रेशन रूट्स मैप किए हैं, ताकि नए हाईवे उनके रास्ते को ना काटें। ये दुनिया का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है जो वेटलैंड्स को रिस्टोर करके भैंसों की संख्या बढ़ाने का काम कर रहा है, और नतीजे दिखने लगे हैं। जहां पहले 100-150 भैंसें थीं, अब उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इस्तांबुल में प्रस्तावित कैनल इस्तांबुल प्रोजेक्ट भैंसों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। अगर ये नहर बनती है तो वेटलैंड्स 2 हिस्सों में कट जाएंगी। जहां भैंसें आज आसानी से घूमती हैं, वहां उनके लिए रास्ते नहीं बचेंगे। कई कंजर्वेशनिस्ट कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट भैंसों की हैबिटेट को हमेशा के लिए बदल देगा। तुर्की सरकार इसे मॉडर्न ट्रेड रूट की तरह देखती है, लेकिन पर्यावरण वैज्ञानिक इसे भैंसों के लिए सबसे बड़ा संकट मानते हैं। दुनिया अब 2 विचारों में बटी है, तरक्की या प्रकृति। तुर्की की रात में भैंसों की गहरी आवाज दलदलों में गूंजती है। ये सिर्फ एक पुकार नहीं, ये एक सभ्यता की गूंज है जो हजारों साल से इस मिट्टी में पल रही है। यहाँ के लोग कहते हैं, जहाँ भैंस है वहाँ पानी जिंदा है,
और जहाँ पानी जिंदा है वहाँ जीवन है। शायद यही कारण है कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में तुर्की अपने बफेलो वेटलैंड्स को एक विरासत की तरह बचाना चाहती है। अगर तुर्की अपने कंजर्वेशन मॉडल को बढ़ाता रहा, अगर वेटलैंड्स को बचाया गया और अगर शहरों का फैलाव नियंत्रित हुआ तो ये प्रजाति कभी एक्सटिंक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर नहर का निर्माण बढ़ा, बारिशें और घटती रहीं और दलदल सूखते गए तो भैंसों की संख्या तेजी से गिर सकती है। भविष्य इन 3 चीजों पर निर्भर करेगा। पहला, वेटलैंड रिस्टोरेशन, दूसरा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ बैलेंस और तीसरा क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट। तुर्की की कथा अभी अधूरी है, लेकिन उम्मीद की रोशनी अब भी दलदलों के ऊपर तैर रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।